हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना सेशन नंबर 39। इससे पहले हम वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपको 38 में दिया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, अटापका पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? तो यह कृष्णा तथा गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। यूसीसीएन की सूची में भारत के कुल कितने शहर शामिल है? तो यहाँ पर 6 शहर शामिल है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर। यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क कब से प्रारंभ किया गया? 2004 से इसे प्रारंभ किया गया। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आईएनएस वेला व आईएनएस वागीर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो 39th सेशन है, इसमें जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें से रहेगा चार धाम परियोजना क्या है, समझेंगे। अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा क्या हुआ, ये भी समझेंगे। स्वीडन और भारत का जो इनोवेशन समिट संपन्न हुआ अभी, उसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर संसदीय स्थायी समिति क्षेत्र विकास योजना एमपी लेट्स के बारे में भी हम इसके अंतर्गत जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर चार धाम परियोजना। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत और चीन की सीमा की ओर जाने वाले चार धाम परियोजना के तहत सड़कों के विस्तार के सेना के अनुरोध के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता की बात कही है। यह अनुरोध चीन द्वारा सीमा पार किए जा रहे निर्माण के संदर्भ में आया है। हालांकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए एक गैर सरकारी संस्था मतलब एक एनजीओ है, उनके द्वारा सड़कों के विस्तार का विरोध किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चार धाम परियोजना के बारे में, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो चार धाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चार धाम जो तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इससे इन केंद्रों की यात्रा सुरक्षित, सुविधाजनक, तीव्र और आरामदायक हो सकेगी। यहाँ पर यह परियोजना तीर्थ स्थलों और कैलाश मानसरोवर की यात्रा मार्ग, जिसमें लगभग यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 125 के टनकपुर पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले लगभग 900 किलोमीटर के राजमार्गों को चौड़ा करना यहाँ पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। यह परियोजना रणनीतिक सड़कों के रूप में कार्य कर सकती है, जो कि भारत और चीन को देहरादून और मेरठ से सेना के शिविरों से जोड़ती है। यहाँ मिसाइल बेस और भारी मशीनरी की मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराई गई है। कार्यान्वित एजेंसियों की बात करें हम यहाँ पर, तो उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग PWD, सीमा सड़क संगठन BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। अगर यहाँ पर हम बात करें BRO की, सीमा सड़क संगठन की, तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। संगठन पर 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज यहाँ पर इंक्लूड होते हैं चार धाम में, वे आपको याद रख लेने चाहिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऋषिकेश रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58, रुद्रप्रयाग मन्ना नेशनल हाईवे 58, ऋषिकेश दराशु नेशनल हाईवे 94, दराशु गंगोत्री नेशनल हाईवे 108, दराशु यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94, रुद्रप्रयाग गौरी कुंड नेशनल हाईवे 109, फिर पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे 125। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमानित है यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो अफगानिस्तान पर दिल्ली घोषणा। तो अफगानिस्तान पर जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है वो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हम समझने का कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए, हाल ही में अफगानिस्तान पर दिल्ली से क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने हिस्सा लिया था तथा इसकी अध्यक्षता भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के द्वारा किया गया था। बैठक में अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता, अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट
प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। इसके तहत यहाँ पर अफगान परिदृश्य पर क्षेत्रीय देशों के मध्य घनिष्ठ सहयोग एवं परामर्श का आग्रह किया गया है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठकें आयोजित की जा चुकी है, 2018 में और 2019 में, जो कि ईरान में संपन्न हुई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये दोनों बैठकें संपन्न की गई थी उस समय अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार थी, ना कि तालिबान की सरकार वहाँ पर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आमंत्रित प्रतिभागी कौन थे इसमें, तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस सहित चीन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन यहाँ पर चीन और पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया। यहाँ पर आवश्यकता इस बात की महसूस की गई थी कि जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई है और तालिबान द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इसके बाद भारत इस क्षेत्र में किस प्रकार से सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, इन सभी बातों को लेकर के इसमें चर्चा की गई थी। अफगानिस्तान के क्षेत्र से आतंकवाद फैलने की आशंका जो भी दर्ज कराई जा रही थी उससे संबंधित यहाँ पर बात करना रखा गया था, एजेंडा इसका सेट किया गया था। ये दिल्ली घोषणा की क्या क्या विशेषताएं सामने आई हैं, तो सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान की आवश्यकता महसूस की। इसके तहत यहाँ पर संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर जोर देते हुए अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा व स्थिरता हेतु समर्थन को दोहराया गया। आतंकवाद की निंदा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आतंकवाद के सभी रूपों से तात्पर्य हर प्रकार के आतंकवाद की बात कही गई यहाँ पर, जिसमें अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता पर बात की गई है। क्षेत्रीय सदस्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि अफगानिस्तान कभी भी वैश्विक आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थान नहीं बनेगा। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना भी इसमें तय किया गया। इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अफगान समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सामूहिक सहयोग की बात की गई यहाँ पर। क्षेत्र में कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की बात देखी गई यहाँ पर। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों को दोहराते हुए कहा गया है कि देश में संयुक्त राष्ट्र की निरंतर उपस्थिति को संरक्षित किया जाना चाहिए। हाल ही में यहाँ पर यह देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 2593 अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराता है, जिसमें वे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें संकल्प 1267 के अनुसार नामित किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्षेत्रीय देशों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। तो ये कहा गया कि इन चीज़ों को लेकर के अलग अलग देशों के द्वारा, तो रूस ने यहाँ पर यह माना कि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में संवाद तंत्रों की जटिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन को भी परामर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रारंभ में, लेकिन इन दोनों देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके अलावा तत्कालीन अफगान सरकार या तालिबान का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं रहा। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने एनएसए के अपने शुरुआती बयानों में आतंकवाद शब्द का बिल्कुल भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया। अन्य अफगान शांति प्रक्रिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, अफगानिस्तान पर ट्रोइका प्लस बैठक, जिसमें अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर यूएसए, रूस, चीन और पाकिस्तान का एक समूह है जो कि काम कर रहा है। अफगानिस्तान पर मास्को फॉर्मेट भी आया है यहाँ पर। तो यह अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए वर्ष 2017 में रूस द्वारा स्थापित किया गया था। यह 6 पक्षीय तंत्र है जिसमें रूस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन शामिल थे। अब अगर हम बात करें कि आगे की क्या राह होगी यहाँ पर, जैसे कि चीन और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और अन्य तरह से इन्होंने लॉबी बनाने के प्रयास करी है, तो इन सभी चीज़ों को देख करते कि अगर हम बात करें आगे क्या क्या यहाँ पर सामने आ सकेगा, तो समावेशी सरकार की यहाँ पर बात की जाएगी। सभी जातीय समूहों की भागीदारी के साथ एक नई समावेशी सरकार के गठन के माध्यम से ही समाधान प्राप्त किया जा सकता है। रूसी समर्थन की आवश्यकता महसूस की जाएगी यहाँ पर आगे भी। तो रूस ने हाल ही के वर्षों में तालिबान के साथ संबंध विकसित किए हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह के सीधे जुड़ाव हेतु भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी यहाँ पर। चीन के साथ संबंध की भी बात यहाँ पर देखी जाएगी। तो भारत और अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान और स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चीन के साथ बातचीत करनी ही होगी। तालिबान से जुड़ना भी होगा यहाँ पर। तो तालिबान से बात करने से भारत निरंतर उन्हें विकास सहायता एवं पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता संभावना का पता लगाने में समर्थन होगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अफगानिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, यहाँ पर शांति स्थापित होना क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सब चीज़ों को लेकर के, तो भारत ने नवंबर 2001 से
अफगानिस्तान में लगभग 3.1 बिलियंस का निवेश किया है, उसके डेवलपमेंट में यहाँ पर हर समय इसकी साथ दिया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, मैप को देखिए आप यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लगभग 4-5 प्रोजेक्ट दिखाए हैं जिसके माध्यम से भारत ने इसमें अफगानिस्तान में पूरा निवेश किया है, उनको डेवलपमेंट करने में सहयोग किया है, और वो भी एक ह्यूमन जेस्चर्स के कारण। तो यहाँ पर पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप जरांज और दहरलाम, ये 218 किलोमीटर का रोड का प्रोजेक्ट है जो कि भारत के द्वारा निर्माण किया गया है, जो कि अफगानिस्तान के वेस्टर्न साइड में है। फिर जो दूसरा प्रोजेक्ट देखेंगे आप यहाँ पर, तो 220 किलोवाट का डीसी ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्म किया है यहाँ पर भारत के द्वारा पुल ए कुर्मी और काबुल के मध्य में। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर तो सलमा डैम आप लोगों ने सुना होगा, तो सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया है जो कि हेरात प्रोविंस में है अफगानिस्तान के। फिर इसके बाद चौथा अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान पार्लियामेंट है, ये जो कि काबुल में स्थित है, इसका भी निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। और जो पांचवा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर 110 और 20 किलोवाट का सब स्टेशन स्थापित किया है यहाँ पर चिमताला में, जो कि अफगानिस्तान में है। तो इस प्रकार से भारत ने यहाँ पर बहुत सारा निवेश किया है, एक ह्यूमन कॉज के कारण, एक जेस्चर्स के कारण, कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सके और वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो सके। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अफगानिस्तान भारत के लिए भी। अगला टॉपिक है यहाँ पर भारत स्वीडन इनोवेशन समिट। भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर 2021 को 8वां नवाचार दिवस मनाया। इसका थीम क्या था, तो एक्सेलरेटिंग इंडिया स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रीन ट्रांजिशन की, तो भारत अपनी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और इन प्रतिबद्धताओं से और अधिक बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर अपना कार्य कर रहा है। स्वीडन का उद्देश्य वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात नकारात्मक शुद्ध उत्सर्जन हासिल करना इसका ऑब्जेक्टिव है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले इंडस्ट्री ट्रांजिशन कार्यक्रम, जिसमें लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात की गई है, में भारत और स्वीडन एक साथ कार्य करेंगे। हाइब्रिड ग्रीन स्टील की बात की जा रही है यहाँ पर, इसके माध्यम से नवाचार का प्रभाव दोनों पर पड़ेगा, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 30% होगा। यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान व नवाचार की बात की जाएगी यहाँ पर। तो भारत स्वीडन नवाचार सहयोग, भारत स्वीडन नवाचार भागीदारी और संयुक्त कार्य योजना JAP द्वारा निर्देशित किया जाएगा यहाँ पर। वर्ष 2018 में स्मार्ट शहरों, नवाचार और अगली पीढ़ी के परिवहन को शामिल करने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग पहले से ही इनक्यूबेटर कनेक्ट, डिजिटल हेल्थ केयर और ग्लोबल बायो इंडिया कार्यक्रमों पर स्वीडिश भागीदारियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भागीदारी में बढ़त मिल रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें सर्कुलर इकोनॉमी पर किस प्रकार से विचार किया गया है इसके माध्यम से, तो दोनों देशों ने चक्रीय अर्थव्यवस्था दैट मीन्स सर्कुलर इकोनॉमी पर एक नए संयुक्त कार्य योजना का आह्वान किया है, जिसमें स्वीडन विज्ञान और वेस्ट टू वेल्थ जैसे विषय शामिल किए गए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में ऐसे बाजार शामिल हैं जो उत्पादों को स्क्रैप करने के लिए फिर नए संसाधनों के उपयोग के बजाय पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन संगठन तथा बुजुर्गों की देखभाल के प्रावधान जैसे व्यापक विषयों पर 2021-22 में एक नई योजना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत और स्वीडन के मध्य राजनयिक या राजनैतिक संबंध की, तो वर्ष 1948 से ही राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, मतलब आज़ादी के जस्ट एक वर्ष के बाद से ही, और दशकों से लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसके मध्य अगर आप देखेंगे तो भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क वर्ष 2018 में स्वीडन में आयोजित किया गया था, वहाँ पर ये सब शामिल हुए थे। स्वीडन ने नवंबर 2020 में भारत की सह अध्यक्षता में प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से देश शामिल है, इनका एक कॉन्क्लेव भी आयोजित कराया था, जिसमें भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें बहुपक्षीय जुड़ाव की, तो भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग में लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन लॉन्च किया था। 1980 के दशक में भारत और स्वीडन ने 6 नेशंस पीस समिट, जिसमें अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको, तंजानिया भी शामिल थे, के फ्रेमवर्क के तहत यहाँ पर परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर एक साथ काम किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और स्वीडन मानवीय मामलों पर एक साथ वार्षिक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते रहे हैं अभी तक। वर्ष 2013 में स्वीडिश प्रेसिडेंसी के दौरान भारत किरुना मंत्री
स्तरीय बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ था। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एशिया में चीन तथा जापान के बाद भारत स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो कि 2016 में था से बढ़कर के 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है, जो कि 2019 के आंकड़ों के आधार पर है। रक्षा और एरोस्पेस की बात करें तो स्वीडन और भारत संयुक्त कार्य योजना 2018 के तहत यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में प्रयोग पर प्रकाश डालना यहाँ पर मेन कार्य है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्वीडन किस तरह से दोनों देशों के मध्य एक पारस्परिक संबंध को और प्रगाढ़ कर सकता है, तो यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते स्वीडन यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और अभी तक निभाता हुआ आया भी है। सामरिक जुड़ाव और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश परिदृश्यों को पारस्परिक रूप से लाभकारी पद्धति के तहत साझा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में भी यह सहयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत और स्वीडन के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं और आगे भी इसी प्रकार से होने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वह सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, दैट मीन्स एमपी लैड्स। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि से लेकर के 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड्स की बहाली को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त होगी। इस योजना को 2 वित्तीय वर्षों 2020-21 और 21-22 के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये कारण था इसका कोविड, इसकी वजह से इसको निलंबित कर दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर एमपी लैड्स के बारे में, तो यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य को सिफारिश करने में सक्षम बनाना है, जिसके तहत पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों इत्यादि क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाना है। जून 2016 में एमपी लैड्स फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, जल वर्षा के जो होते हैं उसके संचयन के माध्यम से जल संरक्षण, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन के लिए किया जाना इसका उद्देश्य रखा गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कार्यान्वयन कैसे किया जाता है इसका, तो एमपी लैड्स की प्रक्रिया संसद सदस्यों द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण को कार्यों की सिफारिश करने के साथ शुरू होती है। संबंधित नोडल जिला संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को लागू करने तथा योजना के तहत निष्पादित कार्यों और खर्च की गई राशि के वितरण हेतु जिम्मेदार होता है। यहाँ पर कार्य पद्धति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट वार्षिक एमपी लैड्स राशि 5 करोड़ है, जो कि प्रत्येक 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में जारी की जाती है। एमपी लैड्स के तहत जारी वित्त गैर व्यापक मतलब नॉन लैप्सेबल होता है। ये लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है, जबकि राज्यसभा सांसद को उसे उस राज्य में खर्च करना होगा जिसने उस सदन में उसे भेजा है। दैट मीन्स अगर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा का जो सांसद होता है वह वहीं खर्च करेगा जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन राज्यसभा का जो सांसद होता है वो अगर मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर वो खर्च कर सकता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हम योजना की बहाली का महत्व किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो यह स्थानीय समुदायों के आकांक्षाओं, विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए शुरू किया है, जो कि एमपी लैड्स के तहत प्राथमिक उद्देश्य है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एमपी लैड्स से संबंधित मुद्दों की, तो कार्यान्वयन में चूक इसका एक मुख्य कारण यहाँ पर सामने आता है। इसका कारण ये है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग ने वित्तीय कुप्रबंधन और खर्च की गई राशि की कृत्रिम मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दे को उठाया है। यहाँ पर कोई वैधानिक समर्थन नहीं है इस योजना को, तो यह योजना किसी भी वैधानिक कानून द्वारा शासित नहीं है और यह उस समय भी सरकार की मर्जी और कल्पनाओं के अधीन प्रारंभ की गई थी 1993 में। निगरानी और विनियमन को लेकर भी मुद्दा उठाया जाता है यहाँ पर। तो यह योजना विकास भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन भागीदारी स्तर को मापने हेतु कोई संकेतक इसमें उपलब्ध नहीं है। संघवाद का उल्लंघन करता है ऐसा मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का।
एमपी लीड्स स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और इस प्रकार संविधान के भाग 9 और 9A का उल्लंघन करता है। ये शक्तियों में पृथक्करण के सिद्धांत के साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। सांसद कार्यकारिणी कार्यों में शामिल हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इनको ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे ध्यान से दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर, 4 धाम परियोजना कौन से 4 तीर्थ क्षेत्रों को सम्मिलित करती है? सीमा सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई थी? भारत स्वीडन के मध्य राजनीतिक संबंध कब से स्थापित हुए? एमपी लेड योजना की घोषणा कब की गई थी? एमपी लेड में वित्त पोषित कोई 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो चलिए दोस्तों, इनको आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।